जीतना भी ज़रूरी है, हारना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी एक खेल है, इसलिए इसे खेलना भी ज़रूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मेरा नाम है मेघा शर्मा और डीडी हिमाचल के इस नए संस्करण के कार्यक्रम खेल जगत में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खेल जगत में हम खेलों के बारे में तो आपको जानकारी मुहैया करवाते ही हैं, साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं उन विभिन्न स्पोर्ट्स पर्सन से जिन्होंने खेल जगत में अपना नाम कमाया। इस कार्यक्रम का अहम उद्देश्य है कि आप उन विभिन्न स्पोर्ट्स पर्सन से प्रेरणा लें और जीवन में कुछ करने की चाह जो है वो आप में बढ़े। इसी कड़ी में आज के हमारे इस कार्यक्रम का अहम विषय रहेगा हिमाचल में आइस हॉकी की संभावनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर रजत मल्होत्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों को दें, अपनी इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। जी, मेरा नाम रजत मल्होत्रा है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप शिमला का ही हूँ। एजुकेशन भी मेरी शिमला से ही है जी। और जहाँ तक आइस स्केटिंग की बात है, मैंने यहीं शिमला आइस स्केटिंग क्लब में ही आइस स्केटिंग शुरू की जी। और आइस हॉकी भी मैंने यहीं से हिमाचल रिप्रेजेंट करके ही शुरू की और आज मैं कई महत्वपूर्ण पद संभाल रहा हूँ आइस हॉकी में। जी सर, मैं चाहती हूँ आप उन महत्वपूर्ण पदों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं सबसे पहले तो शिमला आइस स्केटिंग क्लब का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ पिछले 12 सालों से और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मैं जी। और आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल में जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं जी। और अभी पिछले 1 साल से आइस हॉकी का मैं रेफरी इन चीफ हूँ इंडिया के लिए। ओके सर, आज हम आइस हॉकी की बात कर रहे हैं। हमने आइस के बारे में भी सुन रखा है, हॉकी के बारे में भी सुन रखा है, पर जब ये आइस और हॉकी आपस में मिलते हैं तो इंटरलिंक करके आइस हॉकी, मतलब हम कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई हॉकी खेल रहा हो आइस पर। आप प्लीज बताएं इसके बारे में कि आइस हॉकी है क्या। ठीक समझ रहे हैं आप जी कि हॉकी खेलनी है आइस के ऊपर जी, आइस के ऊपर खेलनी है, स्नो के ऊपर नहीं। स्नो, ओके, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, तो आइस के ऊपर स्केटिंग करते हुए और हॉकी खेलने को ही आइस हॉकी कहते हैं। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है हॉकी से। बॉल की जगह पक यूज होती है जी। हाँ, थोड़ा डिफरेंट रहता है ये। ओके सर, सबसे पहले अब मैं बात करना चाहूँगी कि इस गेम को किस तरह से उत्पत्ति हुई, इस गेम की ओरिजिनेट कैसे हुई और कहाँ से हुई। ये गेम ओरिजिनेट हुई इंग्लैंड से 18th सेंचुरी में और उसके बाद ये कनाडा और यूएस में बहुत खेली जाती है और कनाडा की तो ये नेशनल स्पोर्ट है जी। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आइस स्केटिंग की शुरुआत शिमला से ही हुई। 1920 में शिमला आइस स्केटिंग क्लब से ही ये आइस स्केटिंग शुरू हुई थी और आइस हॉकी की शुरुआत भी इंडिया में जो है वो शिमला से ही हुई है जी। तो इंडिया की बात करें तो हिमाचल जन्मदाता है इस गेम का। बिल्कुल जी, हिमाचल जन्मदाता है जी और शिमला आइस स्केटिंग क्लब को मैका ऑफ आइस स्केटिंग और मैका ऑफ आइस हॉकी माना जाता है। ओह जी, दैट्स ग्रेट। ओके सर, हमने फील्ड हॉकी के बारे में सुन रखा है, जो फील्ड पर खेलते हैं ना, ज़्यादातर हम वो देखते हैं। अभी आपने बताया आइस हॉकी के बारे में, क्या इसके अलावा भी और डिफरेंट तरह की हॉकी होती है क्या जो खेली जाती है? देखिए, हॉकी तो यही है। इनलाइन हॉकी भी खेली जाती है जो रोलर स्केट्स पे खेली जाती है। अभी हॉकी की तरह ही एक गेम और बना दी है बैंडी, वो भी कुछ हद तक हॉकी की तरह ही है। तो गेम्स तो बहुत हैं लेकिन आइस हॉकी बहुत ही डिफरेंट गेम है बिकॉज ये एक सबसे फास्टेस्ट गेम है। द फास्टेस्ट गेम इन द वर्ल्ड इज आइस हॉकी। यस, क्योंकि आइस पे हॉकी खेली जाती है, ऑफ कोर्स स्केटिंग करनी है, हॉकी खेलनी है, फास्टेस्ट तो होगी ही। सर मैं चाहती हूँ थोड़ा रूल्स बताएं आप इस गेम के, क्योंकि हर गेम के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं और अगर बात करें फील्ड हॉकी की और आइस हॉकी की तो मेरा मानना है शायद इसके भी रूल्स काफ़ी डिफरेंट रहते होंगे। इसके रूल्स काफ़ी डिफरेंट है। जैसे फील्ड हॉकी में आप देखते हैं एक टीम में 11 लोग इकट्ठे खेल रहे हैं जी। इसमें टीम में 20+2 22 लोग खेलते हैं लेकिन एट अ टाइम फील्ड पे 6 ही लोग होंगे, 5 प्लेयर्स और 1 गोलकीपर। लेकिन बाकी जो 15 लोग और 1 गोलकीपर है वो साइड पे रहेंगे रिंग से बाहर। हर 1 मिनट में वो 5 लोग चेंज कर रहे हैं बिकॉज ये इतनी फास्ट गेम है, इतना स्टेमिना चाहिए इसमें कि विद इन 1 मिनट आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए और बाहर आइए, चेंज कीजिए, दूसरे को जाने दीजिए। तो आप ये मानिए कि 1 मिनट की गेम और 2 से 3 मिनट का रेस्ट
ओके। हर प्लेयर को मिलता है। अच्छा। तो और सबको मौका मिलता है खेलने का। ओके, यानी कि जितने 22 प्लेयर्स हैं सबको मौका मिलेगा, पर एट अ टाइम 6 प्लेयर्स रहेंगे फील्ड जी, पर। एट अ टाइम 6 रहेंगे। ओके। लेकिन जितने प्लेयर्स हैं सबको मौका दिया जाएगा। जी। वो हर 1 मिनट में चेंज हो रहे हैं। ओके। गोली जो है हर पीरियड में चेंज हो सकता है। जैसे ये गेम खेली जाती है 1 घंटे के लिए। अच्छा। 20 मिनट्स के 3 पीरियड हैं ओके। और बीच में 5-5 मिनट का रेस्ट टाइम मिलता है। ओके। तो हर पीरियड में आपको आप देखेंगे हर पीरियड में विद इन अ मिनट प्लेयर्स चेंज हो रहे हैं और रोटेशन में चेंज हो रहे हैं। जी। अगर आप गेम देख रहे हैं तो कभी आपको हो सकता है पता नहीं भी चलेगा, इतनी जी, फास्ट जी, गेम है आपको पता नहीं भी बिल्कुल, चलेगा बिल्कुल, कि जी। चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो अपने जी। सिस्टम से चले हुए हैं। चले हुए हैं। जी। ओके सर, कुछ एकेडमीज़ है कि अगर बच्चे को किसी को जो है इस पर्टिकुलर गेम में आना हो तो कोई एकेडमीज़ है हिमाचल में या नेशनल लेवल पे? मैम एकेडमी इसमें कोई नहीं है। ओके, अच्छा, एकेडमीज़ नहीं है? नहीं, एकेडमीज नहीं है बिकॉज आइस स्केटिंग के लिए हमारे को जो चाहिए बेसिकली आइस चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। आइस सरफेस होना बड़ा ज़रूरी है। वो आइस सरफेस 12 महीने के लिए मिल नहीं पाता। जी। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर एकेडमी नहीं है। जी। हाँ, हम शिमला आइस स्केटिंग क्लब में बच्चों को सिखाते हैं आइस जी, हॉकी। जी। और काजा में भी हम कैंप ले रहे हैं। हम दिल्ली में भी कैंप्स लेते हैं। तो जिसने भी सीखना है वो हमारे जो टच में आता है उसको हम बता देते हैं कि नियर फ्यूचर में कहाँ पे हम कैंप्स ले रहे हैं और वो कहाँ पे जाके ये चीज़ आगे सीख सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि आइस हॉकी इज़ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट गेम, जी। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताइए कि इसके लिए वो क्या सेट ऑफ स्किल्स है जो होना ज़रूरी है, क्योंकि फुर्ती होना तो ज़रूरी है, ये तो हम समझ गए हैं कि सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, पर इसके अलावा आप थोड़ा बताएं कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। मैम सबसे पहले तो आइस स्केटिंग करनी आनी चाहिए। बिल्कुल, जी जी जी। तो आइस स्केटिंग करेंगे, उसके बाद आइस स्केटिंग में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। कितनी फास्ट आप स्केटिंग करते हैं, कितना स्केट्स के ऊपर आपका कंट्रोल है, जी, वो बैलेंसिंग कैसी है, कितनी जल्दी आप मुड़ पाते हैं, कितनी जल्दी आप रुक पाते हैं। और उसके बाद जब आप स्केटिंग स्किल्स सीख जाएंगे उसके बाद हॉकी स्किल्स आती हैं कि आप कितनी अच्छी आपकी स्टिक हैंडलिंग है, कितनी अच्छी शूटिंग है आपकी। उसके बाद आता है किसी भी प्लेयर के लिए एटीट्यूड, गेम के लिए क्या एटीट्यूड है प्लेयर का और कितना डिसिप्लिन्ड वो प्लेयर है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी स्पोर्ट के लिए और इसमें भी यही चीज़ें काम आती हैं। जी। तो सर, अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहे तो कोई ऐसी एप्रोप्रिएट और क्या कुछ ऐसी एज लिमिट है कि हाँ इस एज से शुरू करना ज़रूरी है? वैसे तो आप कुछ भी खेलना चाहे या कुछ करने की इच्छा हो तो कहा जाता है कि उम्र का तो कोई है नहीं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन फिर भी कुछ गेम्स शायद ऐसे होते हैं जिसमें वो बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है ना, वो फुर्ती और वो सारी चीज़ें, तो आप बताएंगे थोड़ा? देखिए, आपने अगर प्रोफेशनली ये गेम खेलना है तो जितनी जल्दी शुरू कीजिए उतना अच्छा है। बिकॉज बच्चों को सिखाना बहुत इजी है, वो रॉ होते हैं बच्चे। बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना बहुत इजी है। मैंने ही 6 साल की उम्र में आइस स्केटिंग शुरू की थी, 5-6 साल की उम्र में। तो आज भी हमारे पास बच्चे हैं जो 5-6 साल की उम्र में स्केटिंग करने आ जाते हैं। उसके बाद उनका इंटरेस्ट चाहिए कि वो कितने इंटरेस्टेड हैं इस गेम में। हालांकि जब ये गेम देखता है, कोई भी बच्चा देख रहा है बाहर से, क्योंकि ये कंटैक्ट गेम है, इसमें टक्कर हो रही है, कोई गिर रहा है, खेल रहे हैं, फास्ट गेम चल रही है, तो बच्चे बहुत इसको देख के इंटरेस्टेड होते हैं खेलने में। कोई भी बच्चा आता है वो स्केटिंग बाद में करना चाहता है, वो पहले बोलता है हॉकी पकड़ा दो मेरे को। तो जितनी जल्दी ये बच्चा शुरू करेगा स्केटिंग उतनी ही ज़्यादा चांसेस हैं उसके अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनने के इस गेम में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के। ओके सर, जैसे हमारा आज का टॉपिक है हिमाचल में आइस हॉकी की संभावनाएं, मेन जो विषय है वो तो वही है, तो मैं चाहती हूँ वो संभावनाएं आप बताएं कि हिमाचल में इस गेम की क्या क्या संभावनाएं हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि शिमला इज़ द मैका ऑफ आइस हॉकी। जी जी। तो कुछ साल के लिए हम थोड़ा पिछड़ गए थे क्योंकि यहाँ पे जो रिंक्स हैं वो टोटल नेचुरल रिंक्स हैं और आइस स्केटिंग टोटल हम वेदर पे डिपेंड करता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे 3 साल हुए हैं हमारे को अभी काजा में रिंक डेवलप किए, क्योंकि काजा बहुत ही ठंडी जगह है तो वहाँ पे इमेटेरियल ऑफ वेदर 3 महीने स्केटिंग होती ही है। और करते करते वहाँ पे आज हमारे काजा और सराउंडिंग में 5 रिंक्स हो गए हैं जी। तो अभी भी बच्चे वहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं वो 6 से 12 साल की उम्र में मैक्सिमम बच्चे हैं हमारे पास। और पिछले 3 साल से हम परफॉर्म कर रहे हैं
और बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास बढ़ रहे हैं और पेरेंट्स बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं इस चीज़ को। इवन शिमला में भी जो हम देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा 2 साल तो कोविड के चले गए, उस कोविड के सालों में भी हमारे पास इतने बच्चे आए हैं क्योंकि करने को कुछ भी नहीं था, स्कूल्स बंद थे। हमने यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंक में हमने जो स्केटिंग करवाई बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए प्रॉपर तरीके से, और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में हमारे पास बच्चे आए हैं। और आइस हॉकी का अगर मैं बोलूं तो पिछले 2 सालों में हिमाचल में बहुत अच्छा हमारे को पॉजिटिव वो देखने को मिला है। और आने वाले समय में भी मैं सोच रहा हूँ जिस हिसाब से चल रहा है, तो आने वाले समय में हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आइस हॉकी में। सर, जैसे आइस हॉकी एक विंटर गेम है और आपने बताया कि आइस का होना बहुत ज़रूरी है, पर आजकल हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज। हिमाचल की बात करें तो इस बार तो बर्फ़ ना के बराबर देखने को मिली, तो क्या वैसी कंडीशन में ये गेम को नेगेटिवली इम्पेक्ट डालता है, कुछ इफेक्ट डालता है जब हम इस तरह की कंडीशंस देख पा रहे हैं आज? देखिए, बेसिकली आइस बनाने के लिए हमारे को मौसम ख़राब होने की आवश्यकता नहीं है, बर्फ़ पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को सिर्फ सब ज़ीरो टेम्परेचर चाहिए और क्लियर स्काई चाहिए। अगर क्लाउड्स आते हैं तो वो ह्यूमिडिटी पैदा करते हैं, और ह्यूमिडिटी जो है वो आइस को बनने नहीं देती। तो हमारे को चाहिए एक क्लियर स्काई और सब ज़ीरो टेम्परेचर आइस बनाने के लिए। हाँ, जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की बात है, इस साल हमने देखा कि क्लाइमेट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रहा है। बिल्कुल स्नो नहीं हुई और गर्मी भी रही है थोड़ी, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी। जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से ठंड नहीं पड़ी। और आइस स्केटिंग का सीज़न शिमला में तो बहुत अच्छा नहीं गया। काज़ा और लेह लद्दाख की बात की जाए, जो बहुत ठंडे एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी इस बार थोड़ा सा ठंड का प्रकोप कम रहा है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंजेस जो हैं। जी, तो काफ़ी ड्रॉबैक है ये, क्योंकि मौसम पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो सर, ये जो आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग भी बनाए जाते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितने हैं, किस तरह से वो सारी चीज़ें चलती हैं? देखिए, ये शिमला में जो है, काज़ा में है, लेह लद्दाख में है, ये सारे नेचुरल रिंग्स हैं। नेचुरल रिंग के लिए हमारे को सिर्फ चाहिए एक ग्राउंड और पानी। ग्राउंड को लेवल किया और पानी स्प्रे किया, वो लेयर बाय लेयर, जैसे आपके फ्रिज में आइस जमती है, वो लेयर बाय लेयर जमता रहता है और उसके ऊपर स्केटिंग होती है। और जैसे आप बता रहे हैं आर्टिफिशियल आइस स्केटिंग रिंग्स, वो एक कवर्ड रिंग होगा। उसमें पूरा रेफ्रिजरेशन प्लांट लगा रहेगा, एयर कंडीशंस लगे रहेंगे और डीह्यूमिडिफायर्स लगा रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव चले जाता है और वो कमर्शियल रिंग्स हैं। अच्छा। और मैक्सिमम रिंग्स आप ऐसे देखेंगे मॉल्स के अंदर, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, कमर्शियली यूज़ हो रहा है वो, सिर्फ एक लेजर एक्टिविटी के लिए। अगर प्रोफेशनल आइस हॉकी के लिए आप बोलें तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। उसमें अगर करना हो तो उसमें हमारे को, अगर हम एसोसिएशन की तरफ से जाते हैं तो हमें ऑफ पीक आवर्स मिलते हैं, जैसे सुबह 8-9 बजे से पहले का टाइम या रात को 10 बजे के बाद का टाइम, अगर हमने गेम को डेवलप करना है। क्योंकि पीक आवर्स में इट्स वेरी एक्सपेंसिव और बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी सर, जैसे आपने हिमाचल की बात की, क्या क्या संभावनाएं हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ, क्या अभी हमारे हिमाचल से राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे खिलाड़ी निकल के आए हैं सामने? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो निकल के आए हैं। जी। मैं सन 2014 में मैंने खुद इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी। उसके अलावा मेरे जो जूनियर्स हैं उसमें गमनदीप सिंह है, जो इंडिया के लिए गोलकीपर रहे हैं, 3 से 4 बार वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। प्रणव डोगरा है, अभिमन्यु शर्मा है, जो अभी प्रेजेंटली भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जूनियर्स में भी किया उन्होंने रिप्रेजेंट। तो ये एक शिमला से 5-7 लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नेशनल टीम में तो हिस्सा रहे ही हैं वो हिमाचल की, पर इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और अभी काज़ा से जैसे बच्चे आ रहे हैं,
हमने काजा से भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं जो अभी हमारी नेशनल टीम बननी है अंडर 18 की। जी। उसके लिए हमने काजा से बच्चे कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो अभी वो फाइनल टीम में पहुंचते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन शॉर्टलिस्ट ज़रूर हुए हैं। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जैसे सर आप खुद भी एक आइस हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी वो अपने शानदार सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपने बहुत नाम रोशन किया है हिमाचल का, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जी, मेरी जर्नी आइस हॉकी में शुरू हुई सन 2001 में, जब मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया। लेह में तब नेशनल्स थे जी। उसके बाद मैंने 2-3 नेशनल्स और खेले, और 2010 में यहाँ पे शिमला स्केटिंग क्लब के इलेक्शंस जब हुए तो मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट बन गया। तब से 12 साल से मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ। उसके बाद मेरे को मौका मिला एग्जीक्यूटिव कमेटी में आने के आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जब मैं आया तो 4 साल बाद मेरे को उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट किया। अभी तक मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। और अभी हमने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल जब बनाई तो उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और अभी प्रेजेंटली मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उसका। बहुत बढ़िया सर। तो अभी देखिए गेम तो चलती रहेगी, प्लेयर्स आते रहते हैं। जी। हमारे को रेफरीज की बहुत ज़रूरत है, तो पिछले कुछ सालों से हम रेफरीज पे बहुत काम कर रहे हैं। प्रेजेंटली इस साल रेफरी इन चीफ इंडिया के लिए मैं हूँ, और हम नए रेफरीज जो बहुत टाइम से गेम खेल रहे हैं, जिनको गेम की नॉलेज है, उनको हम नए रेफरीज अपॉइंट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे को जब नेशनल गेम्स होती हैं या कोई स्टेट गेम्स होती हैं तो हमारे को रेफरीज की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस बार हमने नए रेफरीज बहुत अपॉइंट किए हैं। सर आपके सफ़र के बारे में सुन के हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। जैसे सर आपने बताया कि 2001 में आपने अपनी लाइफ का एक बड़ा मैच खेला, मान सकते हैं हम उसको, और आज हम कदम रख चुके हैं 2023 में, और आप कोच भी रहे हैं बहुत सी टीम्स को जो आप कोच रहे हैं, और आपने बताया अभी आप रेफरी भी हैं। तो आपने क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं वो 2001 से लेकर 2023 में आज हम पहुँच चुके हैं? देखिए 2001 में हमारे पास कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था, कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था। जब हम जाते थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम क्रिकेट के पैड्स डाल लेते थे जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जा सकते आइस हॉकी के लिए। कंफर्टेबल भी नहीं होते थे, बट पहनने पड़ते थे। कोई ऑप्शन नहीं थी, ना यहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल था और ना ही इतने पैसे थे उस टाइम पे कि इक्विपमेंट खरीदा जाए। तो जो मिलता था वो यूज़ कर लेते थे। तो वो समय था कि बिना इक्विपमेंट के सिर्फ एक हेलमेट होता था और बाकी इक्विपमेंट जो मिला बस वो पहन के और रिंक में घुस गए। उस टाइम पे ऐसा था कि हॉकीज़ भी नहीं होती थी जो अब इक्विपमेंट आ रहा है। तब तो लकड़ी की हॉकीज़ खुद ही यहाँ पे बनवाते थे, वो यूज़ करते थे। जिसके पास हॉकी है वो ही खेलेगा, जिसके पास हॉकी नहीं है वो नहीं खेल सकता। तो ऐसा ही सिस्टम चलता था उस टाइम तक। और दूसरा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर 1 मिनट में चेंज होते हैं प्लेयर्स। उस टाइम ऐसा होता था कि जो एक बार रिंग के अंदर चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो वो पूरा चाहे पीरियड वो खेले या ना खेले पर वो अंदर रिंग के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट पीरियड आपकी बारी आ सकती है, तो जो एक बार अंदर चला गया ही इज़ नॉट गोइंग टू कम आउट इजीली। तो हमने 2009-10 के बाद जैसे जैसे गेम इम्प्रूव हुई, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट सारी हो रही थी लेह लद्दाख में। तो वहाँ पे जाके देखा क्या हो रहा है कि कैनेडियन एम्बेसी के लोग जाते हैं वहाँ पे हर साल। तो वो जब खेलते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में है, कनाडा की नेशनल स्पोर्ट है ये, उनके ब्लड में। तो जो लोग दिल्ली में कैनेडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं वो लोग वहाँ जाके खेल रहे हैं और उनको सिखा भी रहे हैं और इक्विपमेंट भी डोनेट कर रहे हैं। तो लेह का स्टैंडर्ड गेम का बहुत इम्प्रूव हो गया। और जब हमने वहाँ पे जाके देखा कि प्रोफेशनल कोचेज़ आ रहे हैं, एम्बेसी से लोग आ रहे हैं इनको सिखाने के लिए, फिर हमने भी कोशिश की। यहाँ पे कोचेज़ आए, उन्होंने यहाँ पे सिखाया, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली। मैं खुद बाहर गया, मैंने ट्रेनिंग ली।
2011 से हम रेगुलर यहाँ पे हर साल कैंप लगाते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको एक एक्सपोजर मिले। बाहर जब जाएं तो कोई ये ना बोले कि आपको गेम खेलने ही नहीं आती। जी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें 2001 से लेकर 2023 तक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज कोई भी नेशनल इवेंट होता है, नो वन इज़ अलाउड टू एंटर द रिंग विदाउट इक्विपमेंट। तो सर आपने अपना सफ़र कैसे जारी रखा? इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उस टाइम, जैसे आपने बोला रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, तो वो ऐसी क्या बात थी या वो कौन ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने आपको इंस्पायर किया कि नहीं इस फील्ड में कुछ करना है, आगे स्पोर्ट में अपना नाम तो ज़रूर दर्ज करना है? मैम, पैशन, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक पैशन शुरू से है आइस हॉकी के लिए। हमारे सीनियर्स जितने रहे वो आज तक काम कर रहे हैं, आज तक खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ वो आइस हॉकी के लिए कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स जो हैं मेरे से 3-4 साल बड़े जो हैं वो भी कर रहे हैं, जो मेरे से 15-20 साल बड़े हैं वो भी कर रहे हैं आज तक। कोई एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई स्पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कोई रेफरी है, कुछ ना कुछ सब लोग कर रहे हैं पैशन के लिए। उनको देख के ही ऐसा लगता है कि हम भी कुछ करें। और यहाँ तक पहुँचना, देखिए यहाँ तक पहुँचना कुछ नहीं है, इससे आगे पहुँचना है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको हम एक अच्छा स्टार्ट दे पाएँ। हमने तो जो करना था हमने कर लिया, अब आगे आने वाली जो जनरेशन है उन्होंने खेलना है, उनके लिए अगर हम एक प्रॉपर रिंक ही दे पाएँ तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तब बोलेंगे हम अपने लिए। नहीं सर, मुझे विश्वास है कि आज जो भी दर्शक आपको देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर आपसे ज़रूर वो हो रहे होंगे। सर एक वो दौर था, अब आज की डेट में सरकार जो है खेलों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि युवा प्रतिभा आगे आए, खेलों में आगे नाम कमाए, भारत का भी जो है मान सम्मान ऊंचा बढ़े। तो आपको कुछ लगता है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड अभी रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा है, या क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? वो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि आपके क्या विचार है उस बारे में। देखिए 3 साल से खेलो इंडिया चल रहा है जी, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 साल से जी। और ये 3 साल से जम्मू कश्मीर में ही, गुलमर्ग में ही हो रहे हैं। इस साल 1500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया खेलो इंडिया गेम्स में। वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ आइस हॉकी नहीं है, फिगर स्केटिंग है, स्पीड स्केटिंग है, बैंडी है, इवन वहाँ पे स्कीइंग है। तो अलग अलग चीज़ों में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 1500 बच्चा वहाँ पे आया है खेलने के लिए, तो आप ये मानिए गुलमर्ग से लेके तनमर्ग तक जितने होटल्स हैं सब फुल थे। देखिए आप टूरिज्म को कितना बूस्ट मिला, सिर्फ स्पोर्ट को ही नहीं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, उन्होंने खेलो इंडिया उन्होंने ही शुरू किया, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं विंटर गेम्स में भी इंडिया को आगे होना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे को भी एक 12 महीने वाला रिंक मिल जाए, ऑल सीजन रिंक मिल जाए एक, तो हर गेम में जो आइस स्केटिंग रिंक में खेली जाती है वो उस हर गेम में इंडिया के मेडल्स आने कंफर्म है। जी सर, अभी ये जो नेशनल गेम्स हुए, हिमाचल का कैसा प्रदर्शन रहा? देखिए नेशनल गेम्स इस बार लेह लद्दाख में हुए हैं और इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तीनों नेशनल्स इकट्ठे हुए हैं, यानी कि अंडर 18 बॉयज़ और विमेंस और सीनियर मेन। तो ये 3 नेशनल के लिए तीनों की टीम्स हिमाचल से गई और इनमें से 2 टीम्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंडर 18 बॉयज़ ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और विमेंस टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पे। सब लोग जो बाहर से आए थे सब बहुत ही खुश थे हिमाचल के प्रदर्शन से। एंड यू वोंट बिलीव कि एक लड़की हिमाचल की, उसने जो गोल किया वो उस गोली को गोल किया जो टीम इंडिया के लिए खेल चुकी है। तो हिमाचल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा इस बार नेशनल्स में। चीज़ें जान के आज दिल इतना खुश हुआ और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो आगे और बच्चे आए और अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मिस्टर रजत मल्होत्रा और आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए डीडी हिमाचल। तब तक के लिए नमस्कार।